नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स बढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के सेशन में हम टेस्ट पेपर 3 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो टेस्ट पेपर जो 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जो चल रही है, उसके लिए हम टेस्ट पेपर नंबर 3 लेकर आए थे 3 तारीख को, 3 सितंबर को। इससे पहले भी हम 2 टेस्ट करवा चुके हैं, एक 27 अगस्त को और एक 31 अगस्त को। अगर किसी अभ्यर्थी ने वो टेस्ट अभी तक नहीं दिए हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उसके अंदर टेस्ट पेपर 1, 2 और 3 तीनों की लिंक दी गई है, ठीक है? और आगे भी हम कोशिश करेंगे, हमने कमेंट पढ़े हैं लास्ट वीडियो में, आप ज़्यादा से ज़्यादा 4th ग्रेड के टेस्ट चाहते हैं। आपका एग्ज़ाम का समय बहुत ही नज़दीक है और इतने कम समय में जितना संभव हो पाएगा हम उतने टेस्ट कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपना आकलन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि आपको टेस्ट पेपर का लिंक समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, टेस्ट पेपर की ओर आगे बढ़ते हैं और इस टेस्ट पेपर में जो पहला जो आपका तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, टेस्ट पेपर में जो पहला आपका प्रश्न था, प्रश्न संख्या 104 से गणित विषय के प्रश्न निश्चित रूप से शुरू हुए होंगे और उनमें आपने पहला ये प्रश्न देखा होगा। देखो, प्रश्न क्या है, कैसा है, कैसे आपको इसको हल करने की अप्रोच लगानी है, बस वही बातें आपको यहाँ सॉल्यूशन वीडियो में सिखाई जाएगी और यही बातें आपको अन्य बच्चों से एग्जामिनेशन हॉल में आपको आगे लेकर जाएगी। देखो, पढ़ते हैं प्रश्न। यदि 20 पेन और 5 कॉपी का औसत मूल्य 40 रुपए, यानी 20 और 5 25, 25 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना हो गया? 40 रुपए हो गया। यानी 25 वस्तु का अगर हम मूल्य निकालें तो मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 40 इंटू 25 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? 1000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 रुपए 25 वस्तुओं का। फिर कह रहा है कि एक कॉपी का औसत मूल्य, ये एक कॉपी का नहीं भाई, कॉपियों का औसत मूल्य है और पेनों का औसत मूल्य ज्ञात करना है। आपको टेस्ट के अंदर सही लैंग्वेज मिली होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। क्या है? कॉपियों का औसत मूल्य, और कॉपियां कितनी है? 5, यानी 5 वस्तुओं का मूल्य निकाले तो कितना हो जाएगा? 30 गुणे 5 हो जाएगा, बराबर 150 हो जाएगा। यानी 5 वस्तुओं का मूल्य 150 और 25 वस्तुओं का मूल्य कितना हो गया? 1000 हो गया। तो फिर 20 जो पेन बचे उनका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 150 बराबर कितना हो जाएगा? 850 हो जाएगा। ये 20 पेनों का मूल्य है और पूछा क्या? 20 पेनों का औसत मूल्य, यानी कुल मूल्य बटा क्या हो जाएगा? कुल संख्या, और पेनों की संख्या कितनी है? 20 है। 10 से 102 से कितनी बार कट जाएंगे? 42.5 बार कट जाएंगे। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आपको इसी तरह से हल करना है। विद इन 10 सेकंड ये प्रश्न हल होने वाला है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या कितना था? 100। प्रश्न संख्या 105 क्या कहता है? जैसे जैसे प्रश्न आगे पढ़ते जाएंगे हम, वैसे वैसे आपके दिमाग में थिंकिंग बनती चली जानी चाहिए कि प्रश्न सोच क्या रहा है, कह क्या रहा है। देखो, यदि किसी संख्या का, मतलब कोई संख्या है, उसका कितना निकालना है? 40% का 16%, मतलब 40 का भी 16 कितना है? 8 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लिया मैंने, वो संख्या हो गई x, और इसका कितना? 40%, यानी x इंटू 40/100 हो गया। फिर इसका भी कितना? 16%, यानी 16/100 हो गया। और ये बराबर कितना है? 8 है भाई। तो क्या ज्ञात करना है आपको? x ज्ञात करना है। बहुत आसान है। देखो, 8 से कितनी बार कट गया? 2 बार कट गया। एक जीरो से एक जीरो हो गई, है ना? कितनी हो गई? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, यानी x का मान हो गया, ऊपर तो इधर हो जाएगा 1000 और नीचे हो गया 8। ये 4 से 2 बार, ये 4 से 250 बार, 2 से कितनी बार? 125 बार, यानी x का मान आ गया आपके पास 125। बिल्कुल सिंपल स्टेप में हल होने वाले प्रश्न है। बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले हैं। आप ये मत सोचना कि सर ये साधारण या इतने कठिन प्रश्न नहीं, आपके एग्जाम के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत से प्रश्न पत्रों को हल करके देखा है। पशु परिचर की मैं बात करूं, या अभी जो लास्ट एग्जाम इन्होंने करवाया था, उसमें लगभग इसी प्रकार के पैटर्न के प्रश्न आए हुए हैं और आपके 4th ग्रेड में भी इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों की ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा ऊंचे लेवल के प्रश्नों की प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न आएंगे नहीं। आएंगे तो एकाधिक प्रश्न आएगा,
उससे इतना आपके फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अधिकांश विद्यार्थी कर भी नहीं पाते हैं। तो आप सामान्य लेवल के प्रश्नों को ज्यादा हल करें, वैसे ही प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। देखो अगला प्रश्न था आपके पास 106। दो छात्रों ने चुनाव लड़ा, ठीक है। विजेता को कुल मतों का 60% मिला, मतलब हारने वाले को कितना मिल गया होगा? सिर्फ स्वाभाविक सी बात है 40% मिला होगा। फिर देखो जीतने वाले के बहुमत कितना था? 144 मतों से बहुमत मिला, यानी उनका अंतर 144 था। यानी यहाँ पर अंतर हम देखें तो 20% है और वो 144 के बराबर हो जाएगा। क्या पूछा? कुल मत पूछे, यानी कि कुल मत का मतलब हो गया 100% आपसे पूछा है, यानी 1% का मतलब हो गया कितना? 144/20 हो गया। तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा? 144/20 और गुणा क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे। 20 से कितनी बार कट गया? 5 बार। और 144 को 5 से गुणा करें तो 5 चौके 20, 0 हासिल के 2, 14 पंजी 70 और 2 कितना हो गया? 72, मतलब 720 आंसर आपका क्या था? एकदम करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 107। यदि कोई वस्तु 178 रुपए में 11% की हानि पर बेची जाती है और उसे 11% लाभ कमाना हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पर क्रय मूल्य मान लो 100 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ? 100 मान लेता हूँ। जब उसे 11% की हानि हो रही है, इसका मतलब उसने 89 में बेची होगी, जबकि वास्तव में कितने में बेची उसने? 178 रुपए में बेची। तो मुझे यहाँ से क्या चाहिए भाई? मुझे क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए। यानी सीपी का मान कैसे निकालूंगा? 100 बटे कितना हो जाएगा? 89 इंटू कितना हो जाएगा? 178। ये दो बार कट जाएंगे, बराबर कितना आ गया? 200 आ गया। यानी सीपी का मान 200 आ गया। सेकंड कंडीशन क्या कह रखी है कि जब सीपी सीपी मैंने 100 माना है और उसको 11% लाभ पे बेचनी है, यानी विक्रय मूल्य 111 होना चाहिए, जबकि वास्तव में सीपी का मान कितना है भाई? 200 है। तो विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, यानी एसपी बराबर क्या हो जाएगा इस बार? 111 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इंटू वास्तव में सीपी कितना है? 200 है। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी। 111 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 222 उसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। और उसे 11% का क्या मिल जाएगा भाई? लाभ मिल जाएगा। साथियों, मैंने जो टेस्ट पेपर 2 का सॉल्यूशन करवाया था, उसके अंदर मैंने कमेंट्स में आपसे वीडियो में बोला था कि आपको ऐसा कौन-सा टॉपिक है जो कठिन लगता है, ताकि उसके लिए हम आपके लिए बेहतर कर सकें। तो उसमें बहुत से विद्यार्थियों का कमेंट आया था कि सर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अच्छे से समझाइए। तो संभव है आज या कल में मैं उसके लिए 15 से 20 मिनट का एक ऐसा वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपके अंदर ऐसी अप्रोच डेवलप हो सके कि आप चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्न से घबराए नहीं। कोशिश ये करेंगे कि अधिकांश प्रश्न जो चक्रवर्ती ब्याज के हैं, उनको बिना पेपर पेन के हल करें। कैसे यूनिट डिजिट के माध्यम से आप उत्तरों का पता लगा सकते हैं, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। और उसके लिए आप बने रहिए एग्जाम बोर्ड के साथ। आज या कल में जरूर मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, उसको देखना। निश्चित रूप से आप एक प्रश्न हल कर पाएंगे उससे। चलो नेक्स्ट जो प्रश्न था, प्रश्न है प्रश्न संख्या 108। 108 क्या कहता है? देखो राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, है ना? प्रश्न को ऐसे ना, ये की पॉइंट्स है प्रश्नों के। आप अगर ऐसे गोला लगाएंगे तो आपके दिमाग के अंदर रहेगा कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। अगर आप केवल पढ़कर हल करने की कोशिश करेंगे तो दिमाग से बातें निकल जाती है और गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जो की पॉइंट्स होते हैं उनको गोले में या अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि क्वेश्चन हल करते समय ये सब चीजें आपके दिमाग में रहे। ये गलतियों को कम करने की तरीके होते हैं भाई। इस तरीके से अगर आप प्रश्न को अंडरलाइन करोगे तो प्रश्नों में गलतियां होने के चांस क्या रहेंगे? सबसे कम रहेंगे। तो देखो घड़ी को बेचने पर 5% की हानि हो गई। यदि इसको 27 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। देखो कैसे करूंगा? अगर इसका सीपी 100 रुपए होता, कितना होता? 100 रुपए होता तो 5% की हानि होती, इसका मतलब 95 रुपए में बेच देता। लेकिन इसको लाभ कितना चाहिए? 7%, यानी इसको कितने में बेचना चाहिए? 107 में बेचना चाहिए। और इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है भाई? 5 का इधर और 7 का इधर, मतलब 12 का अंतर आ गया। जबकि अंतर वास्तव में कितना है? 27 रुपए का है। यानी 12 का अंतर में यहाँ 27 मान लूं तो एक का अंतर कितना हो जाएगा? 27/12 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए? सीपी। सीपी चाहिए तो 100 का अंतर कितना होगा बताओ? 100 का अंतर हो जाएगा 27/12 इंटू 100 हो जाएंगे। ये 3 से 9 बार, ये 3 से 4 बार, 4 से 25 बार, और 25 गुणा 9 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। और यहीं पर आपका ऑप्शन नंबर क्या था? 2 एकदम सही आंसर था।
कितना आसान है, बस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और यही आपको करना है। प्रश्न को में पूछा क्या है, दिया क्या है, ये बातें विशेष ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 109। क्या कहता है कि वह धन ज्ञात करें जिसमें 6% साधारण ब्याज की दर से, कितनी दे रखी है 6%, 600 रुपए प्रति माह का ब्याज प्राप्त हो और आमदनी, अच्छा 600 रुपए प्रति माह का ब्याज प्राप्त हो सके। देखो ये प्रति माह दिया है, हमें वार्षिक चलना रहता है। तो आप कोशिश ये करें कि ब्याज के प्रश्नों में समय को हमेशा वर्ष में लेने की कोशिश करें। अगर इसमें मैं वर्ष को कन्वर्ट करूंगा, 1 माह का ब्याज 600 रुपए है, तो 12 माह का ब्याज कितना हो जाएगा? 12 छंग 72 यानी 7,200 रुपए इसका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें हम? वह धन ज्ञात करें, मतलब मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन मैंने मान लिया क्या? मूलधन एक्स मान लिया, इंटू दर कितनी है 6, इंटू समय, यहाँ पर 1 साल का ब्याज निकाला मैंने, तो समय भी कितना ले लूंगा मैं? 1 साल ले लूंगा, और बटे में 100, और ये ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? 7,200। इस तरह से आपको अप्रोच लगानी है। अगर आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो फिर आपका प्रश्न कोई गलत नहीं करवा सकता। देखो कैसे हल करेंगे इसको? ये 6 से कितनी बार कट गया? 12 बार, यानी 1200, यानी 100 से उधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 1,20,000 इसका उत्तर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, देखो प्रश्न संख्या 110 है ना? प्रश्न संख्या 110 है, यदि 1 रुपए पर 1 माह का ब्याज, वापस से 1 माह का ब्याज आ गया भाई। अब क्या करेंगे हम? 12 माह का ब्याज निकालेंगे। 1 माह का ब्याज कितना है? 1 पैसा है, तो 12 माह का ब्याज कितना हो गया भाई? 12 पैसा हो गया। ठीक है, यहाँ 1 रुपए की बात कर रहे हैं। अब यहाँ ब्याज पैसे में आ रहा है, तो मैं मूलधन भी किस में ले लेता हूँ? 100 पैसों में ले लेता हूँ। आगे बात हूँ, यानी 100 पैसे का ब्याज 1 साल का कितना हो गया? 12 पैसा हो गया। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो मूलधन हो गया आपका 100 पैसा, इंटू दर हमें पता नहीं है, समय कितना हो गया? 1 साल बटे 100 बराबर ब्याज कितना है? 12 है। 100 से 100 कट गया, यानी आर का मान सीधा सीधा कितना आ गया आपके पास? 12% आ गया, और ऑप्शन नंबर 4 क्या था आपका? सही आंसर था। देखो कितना आसान है, ये अंडरस्टैंडिंग करनी ही पड़ेगी आपको कि 1 रुपया में मूलधन दे रखा है, पैसा ब्याज पैसों में दे रखा है, तो यूनिट तो कम से कम बराबर करें। अगर आप नहीं करोगे तो फंस जाओगे। फिर या महीने में दे देता है वो, हमें हमेशा वार्षिक में ही कैलकुलेशन करनी है, तो इसे आप किसमें बदल देंगे? वार्षिक में बदल देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या था? प्रश्न संख्या 111। एक राशि जिसे चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित किया गया है, 3 वर्ष में ये 2400 रुपए हो जाती हैं। 3 वर्ष में कितनी? 2400 हो जाती हैं, और 4 वर्ष में 2520 रुपए हो जाती हैं। तो आपको प्रति ब्याज की प्रति वर्ष दर ज्ञात करनी है, मतलब दर ज्ञात करनी है। देखो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। चक्रवर्ती मिश्रधन क्या होता है? मूलधन इंटू क्या होता है? 1 प्लस दर बटे 100 होता है, और समय होता है। अब देखो इसको मैं 4 साल के लिए लगाऊं, तो ये मूलधन को अगर मैं x मान लूं, तो x कितना हो गया? 1 प्लस r का पता नहीं बटा कितना हो गया? 100, और ये समय 4 साल के लिए 4 हो जाएगा, बराबर धन कितना हो जाता है? 2520 हो जाता है। इसी तरह मैं 3 साल के लिए लगाऊं इस फॉर्मूले को, तो मूलधन इंटू कितना हो जाएगा? 1 प्लस दर r हो गया बटे 100 हो गया, समय 3 साल, और ये कितना हो जाता है? 400 हो जाता है। कैसे निकालेंगे? इसको पूरा हल करेंगे, 4 घात लेके, इसको 3 घात लेके हल करेंगे, फिर घटाएंगे, कहीं न कहीं r का मान आएगा, हालत खराब हो जाएगी। पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये प्रश्न हल होने वाला नहीं है। तो और क्या तरीका हो सकता है, और क्या अप्रोच हो सकती है? मैंने देखा, अगर मैं इसमें इसका भाग दे दूं, तो ये x से x तो सीधा कट जाएगा, और ये अंदर वाली राशि क्या है? सेम टू सेम है। अगर ये भी a है तो ये भी a है, मतलब ऊपर a की घात 4, नीचे a की घात 3, और कटेंगे। तो आपने बीजगणित में ऐसा पढ़ा होगा, अगर a की घात 4 a की घात 3 हो, तो फाइनली a बच जाता है। देखो ये अंदर वाला और इधर भी अंदर वाला क्या है? सेम है। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें इसका भाग देता हूँ, इसमें इसमें भाग देता हूँ, x से x कट जाएगा, ये 3 घात से 1 घात बचेगी, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन 100 बराबर कितना हो जाएगा? 2520 बटा कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। अब देखो, देखो यह क्या है? ये है ना पूरा बटा में नहीं है ना, ये है 1 प्लस आर अपॉन 100 है ना, 1 प्लस आर अपॉन 100 है। अब इसको आगे करें, इसका एलसीएम लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 100 प्लस आर हो जाएगा, और बटे में 100 आने वाला है, इसको सीधा मैं इधर लाता हूं, तो ये हो जाएगा 2520 बटे 2400,
इंटू कितना हो जाएगा 100। इसको हल कर देता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 से कितनी बार, एक बार, फिर 2 उतारेंगे, भाग नहीं गया, भाग टूट गया 0, फिर 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 120, और 24 पंजे कितना हो गया 120 हो गया, यानी 100 प्लस आर बराबर हो गया आपके पास 105, यानी आर का मान हो गया 105 माइनस 100 बराबर कितना 5% आ गया, और यही आपका आंसर था। बिल्कुल कितनी कम स्टेप में हमने इस सवाल को हल कर दिया। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से चलेंगे तो ये प्रश्न हल करने में आप सबको कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, और आपको ऐसा नहीं करना है, या तो आता है तो ऐसे करो, नहीं तो इसको छोड़ना ही ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। ध्यान रखें इस प्रकार के प्रश्नों का। देखो प्रश्न संख्या 112 क्या कहता है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात इतना है। देखो एक तो है 1 रुपया, एक है 50 पैसे का सिक्का और एक है 25 पैसे का सिक्का। इनकी संख्या मान लो 5 है, तो इसको मैं 5x मान लूं, इसको 6x मान लूं, इसकी संख्या को क्या मान लूं 8x मान लूं, तो इसका मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मूल्य। अच्छा मूल्य ही क्यों निकालेंगे? क्योंकि प्रश्न में मूल्य में पूछा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, यानी मूल्य का सिक्कों की संख्या में पूछा है, तो हम इसका मूल्य निकाल लें। अच्छा 5x है तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ये 50 पैसे के सिक्के, 2 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाते हैं, तो 6 सिक्के मिलकर कितने बना लेंगे 3 रुपये बना लेंगे। ये 25 पैसे का सिक्का है, 4 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं, तो 8 सिक्के मिलकर कितने रुपये बना लेंगे भाई 2 रुपया बना लेंगे। अब बताओ टोटल रुपया कितना हो गया 5 और 3 8 और 10, यानी 10x हो गया। जबकि प्रश्न कहता है कि टोटल मूल्य तो कितना है भाई 210 है, 1 जीरो से 1 जीरो, x का मान आ गया आपके पास 21 आ गया, यानी x का मान कितना आ गया 21 आ गया। पूछा क्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 5x है, यानी कितनी है 5x, यानी 5 गुणा 21 हो गया, और 21 पंजे 105 आपका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। कितना आसान है। देखो नेक्स्ट जो प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 113 है ना, सिंपल प्रश्न है। 20 औरतें मिलकर किसी काम को 16 दिन में करती हैं, 16 आदमी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी की कार्य क्षमता और एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात आपको चाहिए। तो देखो मैं बताऊं आपको, ये हो गया 20 लेडीज, कितनी होगी 20 लेडीज किसी काम को कितने दिन में कर रही है 16 दिन में, और इधर 16 जेंट्स हैं, ये कितने दिन में कर रहे हैं भाई 15 दिन में कर रहे हैं। तो बताओ एक लेडीज इसी काम को कितने दिन में कर देगी 16 गुणा 20 बराबर कितना 16 दुआ 32, 320 दिन में करेगी। इसी प्रकार इस काम को एक जेंट्स कितने दिन में करेगा 16 गुणा 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बराबर बताओ 15 छंग 90 9, 15 9 240। अच्छा एक लेडीज 320 दिन में काम को पूरा करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी 320 1 बटे 320। एक जेंट्स काम को 240 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना कर देगा 200 1 बटा 240 भाग कर देगा। इसका अनुपात निकालेंगे, ये कितनी बार कट गया 8 बार, ये 8 से कितनी बार 3 बार कटेगा, कितनी बार 3 बार, ये 8 से 4 बार कटेगा, यानी कुल मिलाकर एक लेडीज और एक जेंट्स का अनुपात आ गया आपके पास 1/4 और 1/3। इसका सरल अनुपात करेंगे तो किससे गुणा कर देंगे एलसीएम से गुणा कर देंगे, यानी इन दोनों का एलसीएम हो गया 12, ये कितनी बार कट गया 3 बार, ये कितनी बार कट गया 4 बार। प्रश्न में क्या पूछा भाई कि एक आदमी और एक औरत, यानी एक जेंट्स और एक लेडीज पूछा है, यानी 4:3 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा, है ना 4:3, ऑप्शन नंबर 3 सही है ना। हमने निकाला लेडीज और जेंट्स, प्रश्न में क्या पूछा जेंट्स और लेडीज, तो आपको ऐसे भी ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, जैसा प्रश्न में पूछा है वैसा ही आपको उत्तर बताना है। हमने निकाल दिया क्या लेडीज और जेंट्स, और हमारा आ गया था 3 4, अगर आप 3 4 देखोगे तो वो भी मिल जाएगा और गलत हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा जेंट्स और लेडीज, तो यानी इसका और इसका अनुपात पूछा, यानी 4:3 आपका सही आंसर है, और ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। ऐसी छोटी छोटी बातों को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पूरा प्रश्न सही हल करने के बाद भी ऐसी चीजों से प्रश्नों में गलतियां होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न था 114, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। देखो जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो हमें क्या करना है, ये देखो पहले प्रश्न को पढ़ता हूँ, फिर इसी प्रकार के कैसे और प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करता हूँ। कि 3 घंटियां 9 मिनट 12 मिनट 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, यदि वे एक साथ बजकर एक समय पर बजना शुरू करती हैं तो अगली बार कितने समय में एक साथ बजेगी। इसी तरह का प्रश्न बनता है कि 3 व्यक्ति किसी दौड़ को
पूरा करते हैं तो एक ही स्थान पर दोबारा आने की संभावना कब है? घंटियों वाला प्रश्न हो गया, बसें हो सकती हैं, कुछ भी। जब भी आपको एक साथ बजना या चलना या मिलने की बात करें तो हमेशा आपको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। जैसे ही आप एलसीएम लाओगे और आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, यानी 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। इसके टुकड़े करूं 3 गुणा 3, ये हो गया 4 गुणा 3, ये हो गया 5 गुणा 3। बताओ क्या कॉमन आ रहा है? 3 तो कॉमन आ गया, क्या बच गया इसमें से? एक 3 बच गया, इसमें से 4 बच गया, इसमें से 5 बच गया। हल करेंगे, 5 चौके 20 3, 20 3 कितने होते हैं? 5 चौके 20, 20 3 कितने होते हैं? 60 और 60 3 कितने हो गए? 180 मिनट बाद वो वापस मिलने वाले हैं। समय घंटों में दिया है, यानी 180 में मैं 60 का भाग दे दूं, 1 0 से 1 0, यानी 3 घंटे के बाद वो वापस क्या होंगी? एक साथ बजना शुरू कर देंगे। कितना आसान है। क्या ध्यान रखना है? जब भी रिपीट की बात करें और एक साथ मिलने या एक साथ बजने या एक साथ क्रॉस करने की बात करें तो आपको हमेशा क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। इसको आप ध्यान से रखना भाई, है ना? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। प्रश्न संख्या 115 क्या कहता है? एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान रखना 60 किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है कि एक समान चाल से चल रही है। यदि ये 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती हैं, यदि रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 130 है तो ट्रेन की लंबाई, देखो इसको आपको ऐसे समझना है। मान लो ये एक रेलवे प्लेटफॉर्म है ना? ये क्या है? प्लेटफॉर्म है और ये क्या है? एक रेल है, ठीक है। अब ये इसको कब पार करेगी? जब ये हिस्सा यहाँ से शुरू करेगा और ये वाला हिस्सा कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पर, यानी ट्रेन कहाँ आ गई? इधर आ गई। इसका मतलब इसने कितनी दूरी चली? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चली। आ रही बात समझ में? यानी जब इसकी दूरी की गणना करेंगे तो इसमें ट्रैक की दूरी भी आ जाएगी और ट्रेन की लंबाई भी आ जाएगी। हमें क्या ज्ञात करना है भाई? हमें ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कुल दूरी में से हम प्लेटफॉर्म की दूरी घटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास? क्या बच जाएगा? ट्रेन की लंबाई बच जाएगी। देखो सबसे पहले चाल की बात करें तो चाल है आपके पास कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको देखो मीटर में आंसर है तो मीटर में बदल देंगे। 5/18 से गुणा करते हैं। इसको गुणा करेंगे तो 6 से कितनी बार? 10 बार, 6 से 3 बार, ये हो गया 50/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब क्या ज्ञात करें? दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। और देखो चाल कितनी है यहाँ? 50/3 और समय कितना है भाई? 15 सेकंड है। हल करेंगे कि कितनी बार? 5 बार, 5 पंजे 250 मीटर। यहाँ कुल दूरी आ गई कितनी? रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेन की दूरी आ गई। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है भाई? 130 है तो ये घटा देंगे, माइनस के कितना? 130 कर देंगे तो ये गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 1, यानी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी आपके पास 120 मीटर आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर क्या? 4 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। साथियों आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। उम्मीद है आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। हम पूरी तरह प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा बूस्ट किया जाए। और इस बूस्ट करने के लिए हम प्रॉपर सिलेबस, जो आपका सिलेबस है, प्रॉपर सिलेबस, प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्नों को छांट छांट कर तैयार कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करेंगे, उनको जरूर शेयर करेंगे और हमारे टेलीग्राम का लिंक भी अपने साथियों को जरूर शेयर करेंगे, ताकि हमें भी एक बूस्ट मिले, हमें भी एक उम्मीद जगे कि हम जो बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चे भी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा, अगर कोई पहली बार चैनल पर है या किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हम भी इस चीज के लिए मोटिवेट हों और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना शुरू करें। आगे देखो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 116 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 116 कहता है कि 4800 रुपए की रकम को ए बी सी तीनों में बांटना है, यानी ए बी सी में बांटना है। 4800 रुपए को इस प्रकार बांटना है कि ए का भाग बी के भाग से 40% कम। देखो बी से तुलना कर रहे हैं तो मैंने बी को कम क्या मान लिया? 100 मान लिया। अब ए का भाग बी से 40% अधिक है, इससे 40% अधिक है तो ये कितना हो गया? 140 हो गया। सी का भाग बी से 20% कम है, इससे 20% कम है तो ये कितना हो गया? 80 हो गया। अनुपात निकालो भाई, 2 से 7 बार, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार।
अनुपातों का योग कितना हो गया 7 5 12 और 4 कितना हो गया 16 हो गया। क्या पूछा बी का भाग पूछा, यानी बी का अनुपात बटे कुल अनुपात हो गया 16 इंटू कुल राशि कितनी हो गई 4800, काट देंगे 16 तिया 4800, यानी 5 गुणा 300 बराबर कितना आ गया 1500, क्या आ गया बी का भाग आ गया। और ये देखो 1500 कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। कितना सिंपल है, बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको दिखेंगे। अगला जो प्रश्न है देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, ये आंकड़ों के विश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। मैंने आपको इसमें देखो किस प्रकार के सवाल करवा दिए, एक पाई चार्ट वाला करवा दिया टेस्ट नंबर 1 में, टेस्ट नंबर 2 में मैंने आयत चित्र वाला करा दिया, उसमें एक थ्योरेटिकल भी लिया था, यहाँ भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिया है मैंने। और इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, आपने आंकड़ों के विश्लेषण में बहुलक, माध्य और माध्यिका पढ़ी होगी। अब उनके बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो एक सूत्र पढ़ा होगा कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू क्या होता है माध्य होता है। ये इन तीनों में एक संबंध को दर्शाता है कि बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, इससे लगभग हर तरह के बोर्ड एग्जाम में, हर तरह की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। मतलब मैंने कई प्रश्न देख लिए, कम से कम 50 प्रश्न मेरे पास ऐसे हैं जिनमें इस फॉर्मूले की सहायता से हल किया जाता है। तो आप निश्चित रूप से, अगर आपको पता नहीं है तो इसको कहीं ना कहीं नोटबुक में नोट कर लेना, हो सकता है आपके भी इसी पे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक है। देखो इससे इसको कैसे हल करेंगे, देखो कुछ आंकड़ों का माध्य और माध्यिका, माध्य और माध्यिका का अनुपात कितना है 2 है, यानी माध्य को मैं 2x मान लूं और माध्यिका को कितना मान लूं 3x मान लूं। देखो अप्रोच देखो मेरी, मैंने जो लैंग्वेज लिखी है वहीं पर अलग से लिखकर मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। आपको यही तो चीजें सीखनी है, समय कैसे बचाना है। माध्य का अनुपात 2 है तो मैंने वही 2x लिख दिया, माध्यिका का अनुपात 3 है तो मैंने वही 3x लिख दिया। क्या पूछा उसने, बहुलक और माध्यिका पूछा। तो माध्यिका तो आपके पास है लेकिन बहुलक नहीं है, बहुलक कहां से आएगा, यहां से आएगा। रखो बहुलक 3 इंटू माध्यिका बताओ 3x माइनस 2 इंटू माध्य बताओ कितना है 2x, हल करेंगे तो बताओ ये हो गया 9x माइनस 4x बराबर कितना 5x हो गया। अब बताओ बहुलक कितना है 5x और माध्यिका कितनी है 3x, अनुपात कितना हो गया 5:3 हो गया। और यही तो आंसर है 5:3 कहां पर है, ऑप्शन नंबर 4 में है। कितना आसान है, कब होगा ये, जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा। तो निश्चित रूप से आप इस फॉर्मूले को लिख लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है देखो, ये कक्षा 8 की किताब से लिया गया प्रश्न है, बिल्कुल इसी प्रकार का है ना। हमने पाई चार्ट पढ़ लिया, आयत चित्र पढ़ लिया, इस बार हमने ले लिया आपके लिए रेखा चित्र ले लिया। इसमें भी कुछ हल वल करना नहीं रहता है, केवल आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। देखो क्या है, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रतिदिन प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है, तो ज्ञात कीजिए किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान आता है ना। ये रोगी का तापमान है, देखो प्रातः 9 बजे इसका तापमान कितना था 35.5, फिर यहाँ से तापमान बढ़ा, फिर यहाँ भी बढ़ा, लेकिन यहाँ तापमान क्या हो गया घट गया। फिर नीचे आने पर तापमान क्या हो गया वापस से घट गया। यहाँ पर तापमान क्या है स्टेबल है ना। ये तापमान को दर्शा रहा है, ये समय को दर्शा रहा है। फिर देखो यहाँ से इसमें इस अंतराल में वापस से तापमान क्या हो गया बढ़ गया। तो 3 जगह ऐसी मिली है आपको जहां पर बढ़ाव नजर आ रहा है। ठीक है, देखो ये अंतराल कौन सा है 9 से 10, कितना है 9 to 10। फिर देखो यहाँ से यहाँ भी बढ़ रहा है, तो देखो ये अंतराल कितना है 10 से 11, कितना है 10 से 11। फिर यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, तो ये अंतराल कितना है 2 से 3, कितना है 2 से 3। ये सुबह की बात है, ये भी सुबह की बात है, और ये शाम की बात दोपहर बाद की बात। देखो ऑप्शन में 9 से 10 ठीक है, 10 से 11 ठीक है, लेकिन 2 से 3 नहीं आया, 9 से 10 ये नहीं है, ये रहा 9 से 10, 10 से 11 और 2 से 3, और ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बताता है ग्राफ, तापमान को बताता है, किसी रोगी के तापमान को दर्शाता है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, केवल ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, फिर तो ये चुटकियों में होने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट जो प्रश्न है देखो, यहाँ पर विज्ञान के प्रश्न आ जाते हैं 5 प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है। देखो कि नीचे दी गई कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है। तो देखो पानी से भरे बर्तन में सिक्के का उठा हुआ प्रतीत
दिखाई देना, ये सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि ये तो क्या है भाई, ये तो क्या है, अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में मैंने लास्ट एक जो टेस्ट था, टेस्ट संख्या 2, उसमें भी बात करी थी। ये भी किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण ही होता है। और लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। स्पष्ट आकाश का नीला रंग, ये किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं, जैसे लेंस के बारे में आई है ना, एक आपने गोलीय दर्पण पढ़ा होगा और एक लेंस पढ़ा होगा। इनमें क्या होता है? प्रकाश की किरण टकराकर वापस जाती है और इसमें प्रकाश की किरण टकराकर निकल जाती है। दोनों में अंतर क्या है? ये साहब ये परावर्तन की घटना है और ये क्या है? अपवर्तन की घटना है। अपवर्तन की घटना है। तो आप ध्यान रखें, जब भी लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की बात करेगा तो अपवर्तन लिखेंगे, और जब भी दर्पण से, ये क्या है? दर्पण है, और ये क्या है भाई? लेंस है। तो दोनों में अंतर समझ लें, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो आप ध्यान रखें, जब भी दर्पण से प्रतिबिंब बनने की बात करेंगे तो परावर्तन उत्तर आएगा, और लेंस से प्रतिबिंब बनने की बात करेंगे तो अपवर्तन आपका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक सक्रिय धातु है, क्रियाशील धातु है। तो देखो, इनमें से सबसे सक्रिय धातु होती है लिथियम होती है। ये केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। धातुओं का सक्रियता का एक क्रम होता है। आप देखना, मैंने जो टेस्ट पेपर बनाया है, अब उसको दोबारा से खोलना, और उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ धातुओं को उनकी सक्रियता के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। और अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो मैं अभी उसको टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, ताकि आप वहां से देख लेना। हो सकता है यहाँ से ऑप्शन बदल जाए, दूसरे ऑप्शन आ जाए, तो आपको कम से कम 10 धातुएं ऐसी याद होनी चाहिए जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या था? लिथियम, जो कि सबसे सक्रिय धातु है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, देखो प्रश्न क्या है, एक रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन, मतलब गैस, द्रव अवस्था में, किसमें? द्रव अवस्था में जब यह सिलेंडर से बाहर आता है तो यह गैस में बदल जाता है। यानी द्रव से क्या हो गया भाई? गैस हो गया। क्या हो गया? द्रव से गैस, मतलब भौतिक परिवर्तन हो गया। यानी परिवर्तन ए इसको नाम देंगे तो ये कौन सा हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि अवस्था बदल रही है, द्रव से क्या बन गया? गैस बन गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये जलता है। जलता है मतलब रासायनिक, ध्यान रखना, रासायनिक। जब भी जलने की बात आ जाए तो हमेशा, चाहे वो किसी का भी जलना हो, गैस का जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, जलना किसी भी प्रकार का हो, वो क्या होगा? हमेशा रासायनिक परिवर्तन होगा। यानी परिवर्तन भी क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो निम्न कथन पर परिवर्तनों से संबंधित है, तो प्रक्रिया बी, प्रक्रिया बी यानी परिवर्तन बी एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। प्रक्रिया ए यानी परिवर्तन ए एक रासायनिक परिवर्तन है, गलत है। फिर देखो, दोनों प्रक्रियाएं ए और बी रासायनिक परिवर्तन है, गलत है, क्योंकि एक तो भौतिक है। दोनों प्रक्रियाएं ए और बी, ए और बी में से कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि बी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम क्लोनित गाय गंगा किस नस्ल की है? ये थोड़ा जीके टाइप प्रश्न है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न विज्ञान विषय से पूछे गए हैं। ये जो आपके अंदर एक सिलेबस में आनुवांशिकता जो टॉपिक दे रखा है, उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न है, और इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, डॉली भेड़, है ना? डॉली भेड़ सुना होगा। प्रथम जानवर, प्रथम स्तनधारी जानवर जिसे क्लोन द्वारा निर्माण किया गया, उसे, उसका नाम क्या था? डॉली भेड़ था। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसी प्रकार भारत की प्रथम क्लोनित गाय गंगा किस नस्ल की थी? तो वो गिर नस्ल की थी भाई। किस नस्ल की थी? गिर नस्ल की थी। ये अभी अभी RAS के एग्जाम में, जो 2025 में जो प्री का एग्जाम हुआ है, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो आप ये ना सोचे कि आपके नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। और इस प्रश्न को आप ध्यान रखना, और इस डोली भेड़ का भी ध्यान रखना। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि बंदर, जो बंदर होता है, अगर उसका क्लोन बनाया जाए, क्लोन बनाया जाए तो उसका नाम क्या होता है? वो आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपके पास नहीं है तो सर्च करना, जानकारी प्राप्त करना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, पूछा गया है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है।
पशु परिचर के पेपर में शायद मुझे ध्यान है तो, पर पशु परिचर के पेपर में ये पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखना है इसको कि बंदर का क्लोन बनाते हैं तो उसका नाम क्या है? डोली भेड़ के बारे में जानकारी रखना और ये क्लोनित गाय के बारे में जानकारी रखना। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न है आपका सुमेलित करना है। क्या करना है भाई? सुमेलित करना है रोगों को। ये कौन से प्रभावित अंग है? ये कौन सा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखो जो पीलिया होता है ये हमेशा लीवर को इफेक्टिव करता है। किसको? लीवर को, है ना, यकृत। फिर देखो उल्टी, उल्टी हमारे पेट से संबंधित रोग है। पेट का मतलब क्या हो गया भाई? आमाशय हो गया। ठीक, उसके बाद देखो कब्ज, कब्ज है ना, ये क्या होता है? कब्ज आप समझ गए होंगे। कब्ज हमेशा बड़ी आंत से संबंधित होता है। किससे? बड़ी आंत से संबंधित होता है। और अतिसार हो गया यानी डायरिया, दस्त, ये किससे हो जाता है? छोटी आंत से हो जाता है। तो देखो आप ए में क्या मिला आपको? 3, तो ए में 3 तीनों में है यानी ये तो कैंसिल हो गया। ए सी डी हो सकता है। बी में देखो, बी में क्या है? 1, बी में 1 देखो यानी ये भी कैंसिल हो गया और बी में 1 यहाँ पर है। फिर देखो सी में क्या है भाई? सी में 4 है तो ये सी में 4 यहाँ पर है, इसमें सी में 4 नहीं है यानी ऑप्शन सी क्या हो गया आपका? एकदम करेक्ट आंसर हो गया। साथियों, ये आपके 20 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आप इसी तरह के प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करते रहें और समय बिल्कुल ना गवाएं क्योंकि आपके पास बस कुछ ही दिनों का समय है। अपनी तैयारी को जितना ज्यादा बूस्ट कर सकें और हम भी आपके तैयारी में जितना ज्यादा सहयोग करेंगे, कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप इन्हीं आशाओं के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे, एग्जाम बोर्ड के साथ जुड़े रहेंगे और हमारी वीडियोस और टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी ही हम टेस्ट नंबर 4 लाने वाले हैं और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि किन किन को टेस्ट नंबर 4 का इंतजार है, ताकि हमें ये तो पता लगे कि कितने बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, कितने बच्चे हमारे टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट देने की बात करूं मैं तो लगभग 1000 से ज्यादा विद्यार्थी अभी टेस्ट दे रहे हैं। ये कम से कम टेस्ट नंबर 4 में इनकी संख्या 2000 से 2500 होनी चाहिए। ये कब संभव होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करेंगे, वीडियो की ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करेंगे, टेस्ट पेपर के लिंक की ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करेंगे, हमारे टेलीग्राम से आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपका 2-4 मिनट का समय हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा और उन्हीं उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए हम आपके साथ ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं टेस्ट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, अच्छी तरह तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।